चलिए ठीक है, ओके। तो ये देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, समझ गए? फ्रिक्शन हिंदी में जिसको घर्षण कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। ब्लर नहीं आ रहा है ना? ये भी एक तरह का फोर्स है, बट इट इज रिलेटिव फोर्स। यहाँ रिलेटिव फोर्स का मतलब समझिए क्या है। रिलेटिव फोर्स का मतलब है कि ये फोर्स पहले से डिफाइन नहीं है, कितना लगेगा ये पहले से नहीं पता है। अप्लाइड फोर्स कितना है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, बात समझ गए कि नहीं? अप्लाइड फोर्स कितना लगेगा उस पर डिपेंड करेगा। एक स्पोर्ट्स कार को आप ड्राइव कर रहे हैं धीरे धीरे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फ्रिक्शन कुछ और लगेगा। उसी को कोई चलाने वाला 200 किलोमीटर पर आवर चला दिया तो एक रेस में टायर खत्म, एक रेस में टायर खराब हो जाता है, वो फिर यूजलेस हो जाता है, समझे कि नहीं? फिर वो यूजलेस हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि इतना फ्रिक्शन लगता है फिर, समझ रहे हैं ना? तो फ्रिक्शन इज अ रिलेटिव फोर्स। रिलेटिव फोर्स का मतलब है ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल टेबल पे अगर रखा हुआ है, दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो दो ही फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। कौन कौन सा फोर्स है? एक नॉर्मल है और एक mg है। नॉर्मल कौन लगा रहा है? नॉर्मल सर वो अभी देखिए शाश्वत, नॉर्मल कौन लगा रहा है यहाँ पर, फिर बताते हैं। नॉर्मल कौन लगा रहा है यहाँ पर? नॉर्मल लगा रहा है टेबल। mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। mg इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा, और ये टेबल लगा रहा है। नहीं टेबल रहता तो गिर जाता कि नहीं? कोई बुक है नीचे गिरेगा कि नहीं? कौन रोक रहा है? टेबल लगा रहा है। नॉर्मल क्या देखे कि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। mg ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। mg किधर काम करेगा? mg acts always towards the center of earth, अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है। अब यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही इस ब्लॉक को हम क्या किए, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर एक फोर्स ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा? mg। ये दो फोर्स तो बैलेंस है, लेकिन इसको अब कौन बैलेंस कर रहा है? तो फ्रिक्शन लग रहा है। आप धक्का दे रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे, यानी फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझिए कि नहीं? आप धक्का दे रहे हैं, बहुत ताकत लगाते तो मूव कर जाता, यानी कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि आपकी फोर्स को क्या कर दे रहा है? बैलेंस कर दे रहा है। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, मान लिया यहाँ पर फ्रिक्शन जो है नॉट इक्वल टू 0, यहां देख रहे हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का, हर मटेरियल का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अलग अलग होता है। रबर पे कुछ और लगेगा, आइस पे कुछ और लगेगा, माइका पे कुछ और लगेगा, ग्लास पे कुछ और लगेगा। सब पे आपको चलने के लिए बोल दे तो सेम स्पीड से चलेंगे? नहीं, आपका स्पीड डिपेंड करता है कि किस पे आपको चलने के लिए बोले। आप ही के पैर में ग्रीस लगा दें, आप ही के पैर में लगा दिए ये ऑयल, आप बोले कि आइस पे चलो, अब दौड़ो तो एकदम तेजी से, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं दौड़ पाओगे। तब समझ में आएगा फ्रिक्शन क्या चीज है। 5-6 बार गिरोगे तब समझ में आ जाएगा कितना जरूरी चीज है फ्रिक्शन, समझे कि नहीं? उसी में तुमको बोला जाए बालू पे चलो, तब तुमको समझ आए फ्रिक्शन कितना मुसीबत वाला चीज है कि नहीं? बालू पे तुमको बोल दिया जाए चलने के लिए तो अपना ही शरीर तुमको भारी लगने लगेगा। 20 कदम चलोगे फिर हाफने लोगे, थक गए। रोड पे चलते कितना अच्छा है, रोड पे कम फ्रिक्शन है, बालू पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? तब समझ में आ जाएगा। एक बार बालू पे चलो, एक बार तुम आइस पे चलो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन क्या चीज है। आइस पे चल रहे थे तो फ्रिक्शन था ही नहीं, कम था, और इस पे था बहुत ज्यादा था। यानी नेचर हर चीज को बैलेंस करके बनाया हुआ है। आपको चलने के लिए एक बैलेंस फोर्स चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीम हर चीज का क्या है? नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये भी जो है फिजिक्स जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसका भी वही ज्ञान आखिरी है जो गीता का ज्ञान है, याद रखना। जो फिलॉसफी का ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, अंत में सारा सब्जेक्ट एक जगह मिलता है, वो क्या है? फिलॉसफी, और वो है अध्यात्म। शुरू भी वहीं से हुआ था और अंत में भी मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट, अंतिम जो चीज है वो क्या है? अरे हमारा अंतिम यात्रा क्या है? अंतिम यात्रा क्या है? हमारा इंसान जो है जिंदगी भर जीता है और आखिरी तैयारी क्या करता है? अंबानी भी क्या तैयारी कर रहा होगा?
आखिरी तैयारी यही करता होगा कि चैन से मर सके। चैन से मर सके में क्या है कि उस समय बेटी का शादी का टेंशन ना हो, उस समय बेटा का सेटलमेंट का टेंशन ना हो, उस समय घर का चिंता ना हो, उस समय कुछ और चिंता ना हो। समझे कि नहीं? एक आखिरी तैयारी में वो भी अपना रखा होगा, ये भी जरूर सोचता होगा कि आखिरी समय में हमारे पास फटाक से कॉल करने पे एम्बुलेंस आ जाए, फटाक से कॉल करने पे बेड मिल जाए, सब कुछ हो जाए। सब रिजर्व रखता होगा कि कभी कोई दिक्कत हो तो ये हो। हाँ, हम लोग आम आदमी है, नॉर्मल आदमी है, तो हम लोग इंश्योरेंस कराकर काम चलाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ क्या देखें कि फ्रिक्शन अगर जीरो है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक, तो ऊपर में क्या लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? mg। थोड़ा सा भी फोर्स लगा दीजिएगा, ये फोर्स इतना कम भी चलेगा कि एक मक्खी बैठा हुआ है, उड़ गया, उड़ा तो पीछे रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्शन होगा तो भी ये क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा। और तब तक मूव करेगा जब तक ये दुनिया, जब तक ये इन्वर्स रहेगा। समझ गए कि नहीं? जब तक ये फिजिक्स का लॉ किसी चीज के लिए, दुनिया के लिए नहीं होता कि हाँ पूरे दुनिया में लग रहा है, पूरे दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ब्रह्मांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो। समझे कि नहीं? फिजिक्स का लॉ के को ऐसे नहीं बोलते हैं, न्यूटन ऐसे नहीं बोला था कि पूरे दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल है। दुनिया का मतलब जितने दूर तक हमारा जो जान पहचान है इस अर्थ पे, उतना दूर तक हम दुनिया मानते हैं उसको। उसके अलावा जो चीज है वो यूनिवर्स है। समझे कि नहीं? तो जो फिजिक्स है वो एप्लीकेबल पूरे यूनिवर्स के लिए है, पूरे दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे रांची के लिए नहीं है कि रांची का अलग फिजिक्स है, कहीं और का अलग फिजिक्स है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स हर जगह से, चाहे वो किसी प्लैनेट पे चले जाए, फिजिक्स वही होगा। प्लैनेट का मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा ही। समझे कि नहीं? प्लैनेट का मास हेवी है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा, चलने में मुसीबत होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहाँ क्या देखें, mg और नॉर्मल थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ये बॉडी चलने लगा। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं। देखिएगा रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं? समझिए ना, ये देखिए m ब्लर नहीं आ रहा है ना? ठीक है, ये m मास का ब्लॉक को हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि मान लिया थीटा इंक्लिनेशन से रख दिए, समझ गए? आप ही मान लिया एक ऐसे इस हॉरिजॉन्टल पेन पे कुछ ब्लॉक को रख देते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, इंक्लाइन करते हैं। जैसे जैसे इंक्लाइन करेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर लगेगा कि नहीं? तो जरा इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप समझते हैं? यस। हाँ, फोर्सेस को दिखाते हैं। नॉर्मल हमने अभी लिखा कि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस ये है तो नॉर्मल ऐसे काम करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये 90 डिग्री बनेगा ही, ये इसके साथ कितना बनेगा? 90 डिग्री, याद रखिएगा। mg acts always towards the center of earth, ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा। बात समझ गए कि नहीं? अब ये नॉर्मल हो गया, mg हो गया, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ये 90 होगा, ये ऐसे 90 डिग्री होगा कि नहीं? ऐसे होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं बताओ? 90 थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं बताओ? यस सर। होगा ना? अब mg को हम ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट में टूटेगा कि नहीं? किसी भी वेक्टर को हम जब ब्रेक करते हैं और थीटा एंगल के साथ है ये, तो इसको r है वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे? r cos थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा है cos कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो sin कंपोनेंट, यानी इसको क्या लिखेंगे? r sin थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये mg है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। ये कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे गिराना चाहेगा, नीचे गिराना चाहेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस टेबल है या सरफेस है तो ये नीचे सीधे गिर जाएगा। अगर फ्रिक्शन है तो ये रुके हुए रहेगा। ये क्या रोक रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। आप ही को बोला जाए इंक्लाइंड सरफेस खड़ा है, माइकल जैक्सन का एक नहीं देखते हो ये कि ऐसे इंक्लाइंड रहता है, समझ नहीं? वो ऐसे थोड़ी रहता है, वो शूज में लगा रहता है ऐसे। हाँ, कील रहता है। हम लोग जो सोचते हैं कि बहुत आसानी से ये करके वो करके, तो वो सब चीज नहीं है। आप सोचिए कि 45 डिग्री ऐसे अपने आप को झुका लो, तो ऐसे झुका लोगे पूरे बॉडी को स्ट्रेट करके? नहीं झुका पाओगे, समझे ना? तो ये जो है ये इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये हो गया, एंगल बढ़ा दिए तो ये साइन थीटा बढ़ेगा। और साइन थीटा का ग्राफ देखो कैसे है? साइन थीटा ऐसे है कि नहीं? साइन थीटा ऐसे जाता है कि नहीं? yes, तो जीरो पे कम है साइन थीटा, 30 पे थोड़ा ज्यादा है, 45 पे थोड़ा ज्यादा है, 60 पे और ज्यादा है, 90 पे और ज्यादा है।
तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो mg साइन थीटा बढ़ेगा, mg साइन थीटा बढ़ेगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा, तो ये और तेजी से गिरना चाहेगा। नहीं समझे? गिरने वाला फोर्स और बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे एंगल कम रखोगे तो कम लगेगा, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा लगेगा। समझे कि नहीं? एंगल रख दोगे 90 डिग्री ऐसे कर दिए, तब थोड़ी कोई रह पाएगा ऐसे, ऐसे नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसमें सबसे ज्यादा काम करेगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर अगर ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। अब गिर रहा है तो यानी फ्रिक्शन नहीं है या कम है। तो हम यहां क्या देखेंगे? फोर्सेस को बैलेंस करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल लिख रहे हो तो हर जगह स्मॉल लिखो, कैपिटल लिख रहे हो तो हर जगह कैपिटल लिखो। अब कहीं m स्मॉल कहीं कैपिटल M ऐसे नहीं लिखना है, समझे कि नहीं? तो n नॉर्मल m इज इक्वल टू mg cos थीटा। और इसको क्या लिखोगे? यानी ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू SFS लिखा हुआ है। तो फ्रिक्शन भी तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन तीन तरह का फ्रिक्शन होता है। एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ब्लॉक रुका हुआ है और फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ब्लॉक चलने को है और फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक मूव कर रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। तो मूव करते समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बॉडी चलने को है, अब गिर जाएगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो गिर जाएगा, उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जब बॉडी रुका हुआ है और काम कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी रुका हुआ है तो क्या फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस किए हुए है। तो FS बैलेंस, FS का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, FL का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, FK का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको क्या कहेंगे? ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो FS किसके इक्वल है? कितना इंटरेस्टिंग साइंस है फिजिक्स। mg sin बशर्ते आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर पैशन होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। कितना हो गया? 12 मिनट का हो